Hello everyone and welcome back to my channel Law After College. From today's video, from today onwards, we are going to start a series which is on the important judgments of 2024. बहुत सारे बच्चों ने मुझे बहुत सारे DM करके ये कहा कि मैम प्लीज़ ऐसी कोई सीरीज़ आप प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए. तो आज से हम ये सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं. We'll be covering few of the important cases of 2024 of this whole year in the series that we are starting today. Today the case that we are going to discuss is Gaurav Kumar versus Union of India. ये केस आपका जुलाई 2024 का केस है. So let's start this video and see what all happened in this case and what all is important for your CLAT PG exam. तो सबसे पहले तो ये जो जजमेंट है ये डिवीजन बेंच ने डिलीवर की है. इसके अंदर जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पारदीवाला थे और जो जजमेंट है वो ऑथर की गई है बाय जस्टिस DY चंद्रचूड़. ओके, केस है इसके अंदर मेजर इशू ये था कि स्टेट बार काउंसिल्स क्या एनरोलमेंट फीस जो कि एडवोकेट्स एक्ट 1961 में हमें जो एनरोलमेंट फीस दी गई है कि किसी भी लॉ ग्रेजुएट को अगर एनरोल होना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर तो जो एनरोलमेंट फीस वो पे करेगा, क्या उससे ऊपर स्टेट बार काउंसिल्स एनरोलमेंट फीस लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ, फैक्चुअल मैट्रिक्स हम समझते हैं. सबसे पहले देखिए कि जब आप अपना AIB का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, जब आप लॉ ग्रेजुएट्स बन जाएंगे, आपकी लॉ कंप्लीट हो जाएगी 5 इयर्स या 3 इयर्स जो भी कर रहे हैं आप, वो जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप AIB का एग्ज़ाम देते हो, तब जाके आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोल होते हो. लेकिन इसको करने से पहले एक प्री रिक्विजिट कंडीशन होती है कि आप किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोल होने चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट बार काउंसिल्स अभी तक जो प्रैक्टिस चलती आ रही थी वो ये थी कि स्टेट बार काउंसिल्स बहुत ही हैवी अमाउंट चार्ज कर रहे थे. इन द नेम ऑफ व्हाट? इन द नेम ऑफ लाइब्रेरी फंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, ट्रेनिंग फीस, आइडेंटिटी कार्ड फीस या फिर वेलफेयर फंड्स, इस तरह से, या सर्टिफिकेट फंड्स, ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा हैवी अमाउंट चार्ज किया जा रहा था जो कि रेंज कर रहा था 10K से लेकर के लगभग 50K तक, यानी कि 10,000 से 50,000 तक का अमाउंट जो है स्टेट बार काउंसिल्स, अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट बार काउंसिल्स होते हैं और वो अपने हिसाब से अमाउंट प्रिस्क्राइब कर रहे थे. और इससे क्या हो रहा था, इससे जो भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनकी राइट्स वायलेट हो रही थी. राइट्स कौन सी वायलेट हो रही थी? तो बेसिकली यहाँ पे जो पटिशनर है उन्होंने आर्टिकल 32 के अंदर वो पहुँच गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास. उन्होंने रिट पिटीशन लगा दी और उन्होंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो है सेक्शन 24(1)(f ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 वाला ये एक्ट है. इसका सेक्शन 24(1)(f क्लियरली ये कहता है कि जनरल कैटेगरी की जो एनरोलमेंट के चार्जेस है वो है 750 रुपीज़ और जो स्केड्यूल कैटेगरीज है, स्केड्यूल ट्राइब, स्केड्यूल कास्ट, उनकी जो एनरोलमेंट चार्ज है वो है 125 रुपीज़. इससे ऊपर चार्ज करने के लिए नहीं कहा गया है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में. तो पिटिशनर ने रिट पिटीशन लगा दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि ये जो हो रहा है ये वायलेटिव है हमारी राइट्स का और ऐसा नहीं किया जा सकता. तो पूरा डिस्कशन चला, पूरी जजमेंट आई और फिर जो फाइनल जजमेंट आई उसके अंदर ये कहा गया कि स्टेट बार काउंसिल्स एनरोलमेंट फीस उतनी ही लगा सकती है जितनी की प्रिस्क्राइब की गई है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द एडवोकेट्स एक्ट ऑफ 1961. उससे ऊपर अगर स्टेट बार काउंसिल फीस लगा रही है तो दैट इज वायलेटिव ऑफ 2 राइट्स. वन इज आर्टिकल 14 एंड द अदर वन इज आर्टिकल 19. ठीक है, कैसे ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 14 को और कैसे वायलेट कर रहा है आर्टिकल 19 को, ये समझते हैं. देखिए, आर्टिकल 14 को कैसे वायलेट कर रहा है, बहुत सारे लॉ ग्रेजुएट्स जब एनरोल होने जाते हैं, सो एवरीबडी हु इज गोइंग टू गेट एनरोल्ड इन स्टेट बार काउंसिल, तो एनरोलमेंट फीस जो इतनी स्टेट बार काउंसिल लगा रही है वो सबके लिए जस्टिफाइड नहीं है. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए 10 से 50,000 का अमाउंट जो है जो अलग अलग स्टेट बार काउंसिल लगा रही है वो ओके होता है. बट समवेयर डाउन द लाइन देयर आर अदर पीपल जिनके लिए इतनी इकोनॉमिकली वेल सेन बैकग्राउंड से नहीं आते और वहाँ पे उनके लिए ये फीस जो है वो ज़्यादा हो जाती है देना. और यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो राइट हमारी वायलेट होती है. इसलिए वायलेट होती है क्योंकि सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. जिसके पास पैसा है वो तो दे देगा इतनी फीस, जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं दे पाएगा. और इसी से आर्टिकल 19 इसलिए वायलेट हो रहा है क्योंकि आर्टिकल 19 हमें प्रोवाइड करता है राइट टू, आर्टिकल 19 का जो 1G है वो हमें प्रोवाइड करता है राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पे इस फीस को लगा के क्या हो रहा है, एक अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है हमारी राइट टू ऑक्यूपेशन पे. और ये जो अनजस्ट रिस्ट्रिक्शन है ये 3 कारणों के कारण जो है वो वैलिड नहीं है. सबसे पहले तो ये देखो कि आर्टिकल 19(1)(g राइट टू ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन की बात करता है और इसका जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, हर राइट के ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है आर्टिकल 19 में. तो
तो जो इसका रिस्ट्रिक्शन है वो प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में, ठीक है। तो उसके हिसाब से अब ये जो हमारा जो स्टेट बार काउंसिल की प्रैक्टिस है कि वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं लॉ ग्रेजुएट से, वो प्रैक्टिस कैसे वायलेटिव है आर्टिकल 19 के अंदर, वो देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई भी अथॉरिटी रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ही है ये एक तरह से, ठीक है, राइट टू अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिस करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन है, एवरीबडी इज नॉट एबल टू इक्वली पार्टिसिपेट इन दैट राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे इस रिस्ट्रिक्शन को आपको रीजनेबल मैनर में एक्सरसाइज करना है। एंड वी कैन नॉट फाइंड एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई अंटिल दिस टाइम द स्टेट बार काउंसिल्स वर इम्पोजिंग सो हेफ्टी फीस फ्रॉम द लॉ ग्रेजुएट्स। ओके, सेकेंडली यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी फीस या कोई भी लाइसेंस अगर कोई भी अथॉरिटी लगाती है तो उसका जो बेसिस है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट ने एडवोकेट्स एक्ट 1961 बना दिया, वहाँ पे कह दिया कि 750 रुपये आप जनरल कैटेगरी से लेंगे और 125 रुपये आप अदर कैटेगरी से लेंगे। तो यहाँ पे अब जो स्टेट बार काउंसिल कर रहा है, जो इतना ऊपर का फीस ले रहा है स्टेट बार काउंसिल इतने टाइम से, वो उसकी कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है, कहीं पे भी लॉ में नहीं लिखा गया कि इतनी फीस ली जाएगी। सो विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ये प्रैक्टिस अभी तक चलती आ रही थी। एंड थर्डली ये कहा गया कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, क्योंकि पार्लियामेंट ने अपना एक एक्ट बना दिया, उसके बाद स्टेट बार काउंसिल्स अपने अपने हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये बताया गया कि ये कॉन्ट्ररी नहीं जा सकता, या फिर जो स्कोप प्रोवाइड की गई है पेरेंट लेजिस्लेशन को उससे कॉन्ट्ररी जाके उसके स्कोप के बाहर जाके अपना काम नहीं कर सकता। और इन तीनों पॉइंट्स पर स्टेट बार काउंसिल्स की ये प्रैक्टिस कि वो ज़्यादा पैसे ले रहे थे लॉ ग्रेजुएट से, ये अनजस्टिफाइड थी। और इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस एक्सरसाइज को बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 14 एंड 19, और इस पॉलिसी को एडवोकेट्स एक्ट कहीं से कहीं तक सैंक्शन नहीं करता है। लेकिन इसमें एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि जितनी भी फीस अभी तक लोगों से ली जा चुकी है, यानी कि जितने भी लोग अभी तक इस जजमेंट के आने से पहले तक स्टेट बार काउंसिल में एनरोल हो चुके हैं, उन्हें ये फीस रिफंड बैक नहीं की जाएगी। प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, कैसे हर इंसान को इतनी फीस रिफंड की जाएगी, उन्हें नहीं दी जाएगी। लेकिन राइट द डेट फ्रॉम दिस जजमेंट, राइट फ्रॉम दैट डेट, इसके बाद अब इतनी फीस नहीं ली जाएगी। जो बार सेट है 750 फॉर जनरल, 125 फॉर अदर कैटेगरीज, उसी के अंदर फीस को लिया जाएगा एनरोलिंग लॉ ग्रेजुएट से, ठीक है। बहुत ही बेसिकली हम सभी के लिए ये एक अच्छा जजमेंट है, क्योंकि अब जितने भी लोग लॉ ग्रेजुएट्स एनरोल होंगे उन्हें इतनी ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी। और बहुत ही अनजस्ट प्रैक्टिस थी जो इतने टाइम से चलती आ रही थी इन द नेम ऑफ वेलफेयर फंड एंड ट्रेनिंग फंड एंड ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से तो ये जजमेंट बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एडवोकेट्स एक्ट का कौन सा सेक्शन है जिसके अंदर एनरोलमेंट फीस की बात की गई है, और फिर कौन से ऐसे राइट्स हैं जो कि वायलेट हो रहे थे स्टेट बार काउंसिल की इस प्रैक्टिस के कारण, कितना अमाउंट है जो कि स्पेसिफाई किया गया है, किस कैटेगरी के लिए स्पेसिफाई किया गया है, क्या क्या 3 रीजनिंग्स प्रोवाइड की गई जब ये कहा गया कि आर्टिकल 19 के वायलेटिव क्यों था ये, आर्टिकल 19(1)(g) का जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कहाँ पे प्रोवाइडेड है। ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस जो है वो इस केस लॉ से निकल के आ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके क्लैट पीजी 2025 के लिए। अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी स्टडी मटेरियल परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैट की लिंक दी गई है, आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी चैट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्या क्या मिलता है हमारे चैनल पे, केस लॉस का स्टडी मटेरियल मिलता है, जितने भी आपके लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ ऑल टाइम या फिर जितने भी आपकी पास्ट रीसेंट जजमेंट्स है, क्योंकि क्लैट 3 तरह के जजमेंट्स पूछता है। क्लैट आपसे सिर्फ और सिर्फ इस साल के जजमेंट्स नहीं पूछेगा, 2, 3, 4 पैसेज होंगे इस साल के जजमेंट पे, काफ़ी पैसेज कुछ पुराने, कुछ जो साल के जजमेंट्स हैं उन पे होंगे, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स पे होंगे। तो ऐसे करके आपके लिए जितना भी बैकलॉग का है, जो केस लॉस का बैकलॉग है, क्योंकि इस साल के जजमेंट्स तो आप कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि पिछला इतना जजमेंट है उसको स्मार्टली पिक कैसे करें, कैसे वो जजमेंट्स को करें। तो ये सारा कंपाइलेशन आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस ऑफ 599 में हमारे चैनल पे मिल जाएगा। इतना कर लोगे सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद 20 मॉक टेस्ट सीरीज और 10 मॉक टेस्ट सीरीज है हमारे चैनल पे। अभी टाइम कम बचा है इसलिए हमने 10 मॉक टेस्ट सीरीज का भी वेरिएंट निकाल दिया है। तो जितने भी बच्चों के पास कम टाइम है और वो कम ही मॉक्स दे सकते हैं तो आप ये वाली सीरीज भी हमारी ले सकते हैं। इन सभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे
जो लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, उस पर जाके मुझे मैसेज करना पड़ेगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आज के लेक्चर की भी जो PDF है वो उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इंपॉर्टेंट नोट्स या कुछ भी इंपॉर्टेंट केस लॉस आते हैं, मैं वहाँ पे आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे वहाँ पे शेयर कर सकूँ। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।